हेलो फ्रेंड, आज के क्लास हम लोग लाइव प्रोसेस का रक्त दाब और रक्त में क्या क्या होती है उसको पढ़ेंगे। तो रक्त दाब जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर क्या होती है, नहीं कहते हैं ब्लड प्रेशर बहुत हमारा हाई हो चुका, लोग ऐसे कहते हैं, गाँव तो सुना होगा आपने। तो होती क्या समझिए, यह रक्त द्वारा आपको पता है कि धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, सिरा में बहता है शुद्ध रक्त। तो रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब होता है रक्त दाब, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आपके शरीर में धमनी है ना, धमनी में जो है रक्त द्वारा मान लीजिए जैसे यही धमनी है, जैसे यही है धमनी, तो धमनी में लाल रक्त बह रहा है ना, शुद्ध रक्त का कलर लाल होता है, पता होगा। तो यह रक्त द्वारा धमनियों पर, इसमें रक्त बहेंगे ना, आज धमनी है ना, इसके दीवार पर डालेगा प्रेशर, दबाव डालेगा, उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया ना कहानी, उसी क्या कहा जाता है, धमनी में जो खून बहता है ना, प्रेशर मारेगा एकदम, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्त दाब। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसका आकलन थेल्स ने किया। किसने किया था इसका आकलन? इन्हें पूछता, ये थोड़ा सिलेबस में जो कि पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पूछेगा, परिभाषाओं का विकास आ चुका 2 नंबर में, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसे मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर क्लास के बाद दिखा दिया, मतलब ध्यान रखिएगा। एक डिवाइस, एक यंत्र होते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर इनसे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बुक में देखते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे करके बांध देता है, अगर आप हाथ तो कुछ रहा था उसमें देखता है कितना हुआ है, आसानी से नाप सकते हैं। उसी को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। नहीं कपड़ा टप लपेट देता है यहाँ से यहाँ तक, तब नापता है। समझे ना बात को, नापाया होगा बाजार में, गूगल करके दिखा देंगे, यूट्यूब करके देखिएगा ना तो लाइव वहाँ दिखाएगा कैसे करके नापा, या कोई नापाया होगा तो उसे पता होगा। तो इसे मापने वाला यंत्र क्या है, स्फिग्नोमेनोमीटर। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन काम देंगे। समझ आ रहा है बात को। अच्छा, सामान्य वैल्यू कितना होता है, तो 120/80। हालांकि और भी कई सारे केस होते हैं, आपके कोर्स में ही दिया गया पढ़ने के लिए। mm ऑफ Hg, mm ऑफ मरकरी, एजी मतलब क्या होता है, मरकरी। ये इसका समान वैल्यू 120 क्या है, 80। 120 जहाँ सिस्टोलिक डायस्टोल है, सिस्टोल या सिस्टोलिक कहीं लिखा होता है, हिंदी में इसे संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ा चुके हैं। संकुचन शीतलन क्या होती है, संकुचन शीतलन बता चुके हैं, है ना। उधर नहीं बताए थे, उस पहले टॉपिक बता चुके हैं, इससे नेक्स्ट क्लास जो किए थे। 80 यहाँ पर क्या शीतलन डायस्टोल है, या डायस्टोलिक कहीं लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं है। कोई सिस्टोलिक डायस्टोलिक कहते हैं, तो कोई कहीं सिस्टोल और क्या लिखा होता है, डायस्टोल, उसे दिक्कत वाला बात, एक ही मतलब दोनों का है। तो सामान्य वैल्यू मतलब नॉर्मल वैल्यू इसका होता है 120/80। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। mm ऑफ Hg, mm ऑफ क्या बताइए, Hg हमारा करी है। तो 120 ऊपर लगा सिस्टोल संकुचन, 80 शीतलन डायस्टोल का, समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया। अब पढ़ते हैं रुधिर जो होता है वो किन किन चीज़ से खून मिल के बने होते हैं। खून जो आपका होता है किन किन चीज़ों से खून मिलकर बना होता है, तो रुधिर कहिए, रक्त कहिए, रुधिर कहिए, खून कहिए, ब्लड कहिए, एक ही बात है। या बोलो न्यूडल कैसे कहीं लिख देगा। तो यह एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक ऐसा ऊतक है, 9th टिश्यू आपने पढ़ा होगा। ये कनेक्टिव टिश्यू है, कई चीज़ को आपस में जोड़ने का काम करती है। आपके शरीर में जो विटामिन सब चीज़ खाते हो, सब चीज़ बनता है ना, सारे चीज़ खून माध्यम से शरीर के एक पार्ट दूसरे पार्ट तक पहुंचती है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, यह एक ऐसा ऊतक है, यह एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ को। अच्छा, इसका pH मान कितना होता है, 7.4। चूँकि pH 7.4, 7 से अधिक है, तो इसमें किसका गुण होगा, क्षार का गुण होगा, यानी कि क्षारीय हो गए। ये कैसा बताइए, हो गया। 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 है तो उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय। pH पढ़ा चुका है, केमिस्ट्री में पढ़ चुका आपने है। तो 7.4 यानी कि क्षारीय प्रकृति का है। ब्लड का भी टेस्ट करना तो नमकीन नहीं लगेगा, वो थोड़ा कड़वा टाइप का लगता है, ऐसा कभी फील करना किस टाइप का लगेगा, क्योंकि 7.4 pH है ना, इसीलिए। अच्छा, रक्त का अध्ययन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसे नोट्स लिखा गया कि याद करने में आसानी होगा, आसानी याद कर सकते हो। रक्त का अध्ययन, रक्त को अध्ययन पढ़ रहा है ना, उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहा जाता है, याद करिएगा। अच्छा, रक्त को 2 भाग में बांटा जाता है। रक्त मुख्यतः 2 चीज़ होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिका, ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं। रक्त कोशिका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में ब्लड सेल कहते हैं, ब्लड सेल, रक्त कोशिका, ब्लड सेल। तो रक्त में मुख्यतः 2 चीज़ ही होते हैं। कितना चीज़ होता है ये, एक होगा प्लाज्मा, एक होता है रक्त कोशिका, ब्लड सेल। ब्लड सेल में कौन कौन हो जाते हैं, तो ब्लड सेल में आपका हो जाएगा 3 चीज़, ये तीनों चीज़ है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। पढ़ाएंगे क्या होती है, टेंशन वाली बात नहीं है, समझे ना कहानी। RBC, WBC क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लाज्मा 55% होती है। प्लाज्मा क्या होती है, देखिए, प्लाज्मा जो होती है इसमें 92% जल है। कितना परसेंट, 92% जल है, 7% प्रोटीन है, और 1% अदर चीज़, अन्य चीज़ें हैं। आ गया समझ, प्लाज्मा क्या होती है, ये होती है।
इसका मतलब यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यह रक्त का यानी कि अधिकतर पानी ही है। अधिकतर क्या होता है ये? यह रक्त का द्रव यानी कि फ्लूइड जैसा भाग होता है। रक्त का द्रव यानी कि फ्लूइड जैसा भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं है। कहेगा खून का फिर लाल कैसे, लाल क्यों होता है कलर, बात करेंगे उस पर भी। थक्का कैसे बनता है उस पर भी बात करेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है रक्त का रंगहीन तथा प्रोटीन युक्त भाग है। प्रोटीन है ना, रंगहीन है, कलरलेस है, और प्रोटीन युक्त भाग मतलब इसमें प्रोटीन है। कार्य इसका क्या क्या होती है, एक कार्य में लिखा, बाकी भी कार्य लिखेंगे, समझिए पहले। कहता प्लाज्मा रक्त प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, इसमें प्रोटीन है ना, तो प्लाज्मा रक्त प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनने में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मा जो है ना रक्त प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेती है। जहाँ कहीं पर कट उठ जाता है ना तो ब्लड क्या बन जाती है, थक्का बन जाता है ना, वहाँ पर खून बहना बंद हो जाते हैं, उसी ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। आगे पढ़ाएंगे रक्त का थक्का क्या होता है, रक्त का जमना। नहीं समझ, कहीं कट नहीं हो, धीरे धीरे जम जाता है, तो उसमें जो रक्त का थक्का बनने में कौन भाग लेती है, प्लाज्मा भाग लेती है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का कार्य पढ़ रहे थे, तो इसका दूसरा कार्य हो गया, प्लाज्मा जो है ना रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड का पीएच मान है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है, प्लाज्मा। अलग से आपको प्लाज्मा कार्य नहीं पूछ देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आपको लिखा दिया। एक होता है टर्म श्यानता, जिसे कहते हैं विस्कोसिटी, 11th में जाकर पढ़िएगा क्या होती है, उसको नियंत्रित करता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है प्राय। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लाज्मा रक्त का एक पार्ट पढ़ लिए, और रक्त का अगला पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स है, ये पढ़ेंगे ना हम लोग। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अंतर के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में अंतर पूछता है ना बात को। आरबीसी कैसे पढ़ेंगे, तो आरबीसी के बारे में ऐसे लिखते हैं पॉइंट, डब्ल्यूबीसी में अंतर माध्यम से पढ़ा दिया, एक साथ दो काम, एग्जाम क्वेश्चन भी और कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे आप, तो समझिए। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल, तो रेड ब्लड सेल्स। किसी जगह पढ़िएगा तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कह देते, ठीक है वो भी है, तब वो कनिका हो जाएगा। तो हम लोग को आरबीसी डब्ल्यू अंतर पढ़ना है। तो रेड ब्लड सेल, आरबीसी हिंदी में से कहते हैं लाल रक्त सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, लाल रक्त कोशिका। और डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म कभी का पूछ देता है, यो आता नहीं लेकिन आ सकता, मान लीजिए। तो डब्ल्यू से व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, समझ में आ गया ना। यानी कि ये कोशिका, आरबीसी क्या होता है, ये कोशिका, ये भी कोशिका है। तो कोशिका में कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका पढ़ा होगा 9th में। कोशिका के अंतर्गत कई सारे क्या होते हैं, कोशिकांग बहुत सब कुछ पाई जाती है। तो पढ़िए, देखिए, ये लाल रंग की होती है, आरबीसी किस रंग की होती है, लाल रंग की। और ये रंग विहीन, इसका डब्ल्यूबीसी कोई कलर नहीं होता है, इसका कलर होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, और आप ध्यान रखिएगा रक्त का जो लाल रंग होता है ना वो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। पूछिएगा खून का लाल रंग क्यों होता है, कुछ ऐसे जीव है ना जिसका रक्त का कलर लाल नहीं है, पढ़ाएंगे आपको, कंपटीशन में लेवल में पढ़िएगा। तो आपका जो खून का रंग लाल है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट, इसी कारण खून का रंग क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो ये लाल रंग है तो इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं, मतलब लाल नहीं होते, कलरलेस है, ध्यान रखिएगा। इसमें केंद्रक जो कि कोशिका है ना, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसी कोशिका में केंद्रक होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक नहीं होगा। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक नहीं होगा। अच्छा, इसका आकार द्विअवतल होता है, आकार कैसा इसका होता है, द्विअवतल। अवतल उत्तल आप दर्पण पढ़े हैं ना, तो इसका आकार द्विअवतल होता है, और इसका आकार, इसका कोई शेप ही नहीं होता है, अनियमित आकार के होते हैं, इरेगुलर शेप का। हमने लैपटॉप में दिखाया होगा, क्लास फिर दिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन किसी दूसरी जगह। और यह रोग प्रतिरोधक कार्य करती है, किसका कार्य करती है, रोग प्रतिरोधक। आपको बीमारी होने से बचाएगा कौन, डब्ल्यूबीसी। किनसे बचाएंगे, बीमारी होने से। इन्हें इरिथ्रोसाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट इसे कहा जाता है। किसको, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी क्या कहा जाता है, बोलिए, ल्यूकोसाइट। आरबीसी क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का खून में बनते रहते हैं तो 120 दिन तक ये जीवित रहता है आरबीसी। इसका जीवन काल कितना दिन तक होता है, 120 दिन तक। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक इसका हमारे जीवन काल होते, फिर मरेंगे, फिर बनेंगे। अच्छा, इसकी संख्या खून में कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति मिलियन MM क्यू रक्त, प्रति मिलीमीटर क्यू रक्त में।
प्रति मिलीमीटर रक्त में इतना होता है 50 से 55 लाख। कोई लोग आपको ये पढ़ाएंगे, वो भी सही है, इसको बदल दिया मिलियन में। किस में बदल दिया है? मिलियन में। इसको मिलियन में कहेगा तो 5 से 5.5 मिलियन प्रति MMQ होती है। किसकी? तो RBC की संख्या होती है खून में। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या औसतन 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर की रक्त होती है। ये सारा डेटा मैंने NCERT लिया है, इसलिए यही रटना है। दूसरा और लोग थोड़ा मुझे तो बता देते, ठीक हो भी है, लेकिन ये परफेक्ट डाटा है। एक भी इसमें अपना मन से कुछ भी नहीं किया इधर उधर, नहीं समझ मारा। कुछ लोग और भी दिन तनी उन्हें बड़ा घटा देता है, उठ NCERT जो का वही पढ़िए। ये बात अंतर ठीक, मतलब पॉइंट सारे मिल जाएगा आपको। 11 का NCERT मिल जाएगा, वहाँ खोजिएगा तो रक्त वाला टॉपिक है, मिल जाएगा। अच्छा, रक्त का ही तो बता दिए। RBC का विनाश कहाँ होता है? याद कर लीजिए ध्यान में। RBC का विनाश पीलिया में होता है। कहाँ होता है? पीलिया। 9th में सब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना फिर 11 वाले दिन जा करके। तो RBC का विनाश पीलिया में होता है। पीलिया क्या है? RBC कब्रिस्तान है। RBC क्या है? वहाँ जाकर मर जाएगा RBC। इतना पॉइंट नोट करिए, फिर आगे पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। इसे हिंदी में क्या कहता है? ये बिम्बाणु क्या होती है? इसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम जो होता है, इसे थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? थ्रोम्बोसाइट। सबका रासायनिक नाम बता रहे हैं। WBC का भी यहाँ लिखा था, RBC का भी लिखा था, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसकी खोज किसने किया था? तो विलियम ओसलर ने इसकी खोज की थी। अच्छा, रक्त का थक्का बनने में ये भी भाग लेती है ना बात को? रक्त का थक्का बनने में ये क्या लेती है बताइए? इससे पहले और कोई रक्त का थक्का बनने के बारे में चर्चा किए थे? रक्त का थक्का बनने में किसी के बारे में चर्चा नहीं किए थे? चलिए कोई बात नहीं है, 1 सेकेंड वेट करो इनसे। चलिए तो कोई बात नहीं है, हमें लगा पहले भी थक्का बारे में कुछ बताए थे। थक्का बारे में नहीं है तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि क्या पूछता है कि रक्त का थक्का बनने में भाग लेती है, तो कौन लेती है भाग बताइए? प्रोटीन। मतलब ये जो है प्लेटलेट्स, जो बिम्बाणु जो है ना, ये रक्त का थक्का बनाने में क्या लेती है या बनने में भाग लेती है? ब्लड क्लॉटिंग करने में। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड वही पढ़ाएंगे। तो रक्त का थक्का कैसे बनता है? इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? वही प्रोटीन थक्का का निर्माण करती है। वही प्रोटीन किसका निर्माण करेगी? थक्का का निर्माण करेगी, है ना? वही प्रोटीन थक्का का निर्माण करती है। अच्छा, संख्या कितना होता है? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख। 1.5 लाख कितना होती है? 4.5 लाख क्या होती है? हाँ, प्लाज्मा के बारे में जब बताए थे, किनके बारे में बताए थे? जब प्लाज्मा के बारे में बताए थे तो वहाँ लिखाए थे, आप लोग ध्यान नहीं है, सही में बात बोले थे कि प्लाज्मा रक्त प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये रक्त का थक्का बनने में भाग लेती है। 2 बात है, एक प्लाज्मा है, देखिए यहाँ लिखा भी पॉइंट है, वही हम सोच रहे थे कुछ तो है ऐसा, कुछ हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के प्रोटीन, प्लाज्मा और किसके प्रोटीन, दोनों का मदद करती थक्का बनने में। तो याद रखिएगा, एगो वही हम सोच रहे थे, एगो प्लाज्मा एगो प्लेटलेट्स, एगो प्लाज्मा एगो कौन हो गया? पी से प्लाज्मा, पी से प्लेटलेट्स, थक्का, याद रखिएगा। तो रक्त का थक्का बनने में भाग लेती है प्लेटलेट्स। कैसे होती है? तो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, वही प्रोटीन थक्का का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? थक्का का। संख्या पढ़ लिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख। जीवन कितना होता है? 2 से 3 दिन। अब बहुत अधिक बुखार हो जाएगा, जैसे डेंगू बुखार, हाई फीवर आपको हो जाता है, तो हाई फीवर में प्लेटलेट्स क्या होगा? आपको शरीर में कम जाएगा, प्लेटलेट डाउन हो जाएगा। हाई फीवर में दिक्कत वाला बात है, प्लेटलेट्स अलग से फिर चढ़ाया जाता है। अच्छा, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट क्या होती है? यह रक्त का बहना बंद होना है। कहीं पर कट उठ गया ना, रक्त का बहना बंद हो जाता है ना, कितना मिनट के बाद? 3 से 4 मिनट के बाद। अधिक कटेगा तब नहीं, कम सम होता है, अधिक कटेगा फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो हल्का फल्का कटी उटी होती है, रक्त का बहना क्या होता है? बंद होना, उसी को कहा जाता है ब्लड क्लॉट, यानी कि रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहीं लिखे होते हैं। तो 3 से कितना समय लगता है? 4 मिनट। और यहाँ कहाँ बनता है? स्किन में, भीतर, शरीर के भीतर नहीं जमता है। शरीर की एक मतलब ब्लड जो जमेगा ना, शरीर की क्या होती है? बाहर स्किन, चमड़ी पर भीतर जमेगा तो रक्त बहना ही बंद हो जाएगा। अब क्या कैसे, बहुत सारा कहानी इसमें होती है, आगे लेवल में जाकर पढ़िएगा आप लोग, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आप कोर्स में अधिक जानकारी नहीं दिया, नहीं तो हम देते। अच्छा, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के प्रोटीन, प्लाज्मा में भी प्रोटीन पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स में भी क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन, दोनों में प्रोटीन पाए जाते हैं ना। तो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के प्रोटीन मिलकर, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के प्रोटीन मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको, थक्का कैसे बनता है, खून में कैसे जमता है। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के प्रोटीन मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन का निर्माण करता है, और फाइब्रिन प्रोटीन क्या करते हैं? फिर थक्का बनाते हैं। इसने लिखा था कि प्लाज्मा के प्रोटीन और बिम्बाणु के प्रोटीन दोनों थक्का बनाने में मदद करते हैं, हेल्प मतलब भाग लेते हैं। अब हमारे समझ में, प्लाज्मा के प्रोटीन, प्लेटलेट्स के प्रोटीन मिलकर के फाइब्रिन प्रोटीन बनाते हैं, और फाइब्रिन प्रोटीन क्या बनाता है? थक्का बनाता है।
एक हीमोफीलिया होती है, एक क्या होती है बताइए? हीमोफीलिया जिसको हो जाएगा ना बीमारी, उसके खून में थक्का ही नहीं बनता है। थक्का खून में क्या होगा? नहीं बनेगा। कहीं कट गया तो खून बहते रहेगा, बंदे नहीं होगा। तुरंत भागो डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर कुछ करेंगे फिर बंद होगा। ऐसा हमने पेशेंट को नाम सुना है, आँख से देखा है, और उसके शरीर में थक्का नहीं बनती है। कहीं कट उठ गया तो बड़ा परेशानी में, झंझट में गिर जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आपको बता देते हैं। तो उसमें बात होगा नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक का, है ना? तो ये आज का क्लास खत्म है। पौधे में संचरण, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फिर उस पर चैप्टर खत्म। नोट करो।